तो दोस्तों आज हम लोग तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे बात करने वाले हैं जो अगले 10 साल अगर आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये तीन मेजरली म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसमें बैलेंस होना ज़रूरी होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारी कंपनीज का एक्सपोजर लेना ज़रूरी है। अब कितना परसेंटेज आपको रखना है वो आपके रिस्क पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये तीन म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप 10, 12, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इनमें से इस हर कैटेगरी में हम लोग एक म्यूचुअल फंड पे बात करते चलेंगे जो मुझे इस कैटेगरी में लंबे टाइम के लिए 10-12 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आ जाती है वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं म्यूचुअल फंड का तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कई सारे लोग इसमें ये बोलते हैं कि लार्ज कैप में जो रिटर्न्स है वो कम आती है, लेकिन साथ में आपको ये चीज समझना है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी देता है। और जब मार्केट में डाउन टर्न आता है, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है स्टॉक मार्केट, तब एक प्रोटेक्शन आपको अपने पोर्टफोलियो में मिलती है और ओवरऑल बैलेंस आपके पोर्टफोलियो का बना रहता है। तो अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन होती है, क्योंकि वहां पर आप मार्केट जैसी रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर लेते हैं। इंडेक्स फंड में दो इंडेक्स फंड आ जाते हैं, तीन इंडेक्स फंड आप मान सकते हैं लार्ज कैप में मेजरली। पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स, देन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, और तीसरा है सेंसेक्स 30 वाला इंडेक्स जो है। अब इन तीनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स मेरे हिसाब से होनी चाहिए। उसका रीजन कि एक तो 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है, दूसरा जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज होती हैं उसके कंपैरिजन में कम रिस्की ये पोर्टफोलियो रहता है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए। तो यहाँ पर अगर आप रिटर्न्स पे बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की तो लगभग पिछले 10 साल में 12.5% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर दिए। तो वो एक 10-12% की रिटर्न्स, रिस्क कम लेकर रिटर्न्स अगर आप 10-12% की आराम से जनरेट करते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज मैं निफ्टी के इंडेक्स फंड में या किसी भी इंडेक्स फंड में बोलता हूँ लार्ज कैप में, कि आप यहाँ से वेल्थ क्रिएट नहीं करने वाले हैं। तो आपका रिस्क क्या है वो समझना है, क्योंकि यहाँ पर 10-12% की पिछले 10 सालों में रिटर्न है, 12.5% की अगर हम प्रिसाइसली बात करें, और इसके आसपास की ही रिटर्न आप अगले 10 साल में मैक्सिमम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो रिटर्न्स है ये आने वाले 10 साल में 15-20% की हो जाएगी। तो अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी आपको, जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको लिमिटेड रखना जरूरी है। तो अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये फंड जरूरी है। ज्यादा रिस्क लेते हैं तो एक छोटा पोर्शन ऐसे फंड्स में आप डालकर छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप 13% की 2019 में, 2020 में 15% की, और 2021 में लगभग 24% के आसपास की रिटर्न्स थी। हालांकि पिछले 2 साल में 2022 और 2023 में उस लेवल की रिटर्न्स जनरेट नहीं हो पाई है। तो ये इंडेक्स में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ प्रोपोर्शन आपको इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, कितनी परसेंट है वो आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा, लेकिन साथ में वेल्थ क्रिएशन के एंगल से आपको निफ्टी इंडेक्स फंड को नहीं देखना है। वेल्थ प्रिजर्वेशन के एंगल से यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पैसा शायद आप अपने एफडी में डालते हैं उसकी जगह वो पैसा आप यहाँ पर डाल के छोड़ सकते हैं। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी की। तो जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है म्यूचुअल फंड की, जो मस्ट हैव होती है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, वो है फ्लेक्सी कैप फंड या फिर ईएलएसएस फंड। अब देखिए फ्लेक्सी कैप फंड में क्या आपके पास ऑप्शन होती है कि फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड कंपनीज में किसी भी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर सकता है। अब ईएलएसएस फंड में भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ऑप्शन फंड मैनेजर के पास होती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी फंड में पैसा, वो किसी भी कंपनी में वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकता है। ईएलएसएस फंड में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि 3 साल से पहले आप उस फंड से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन ये चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो वैसे भी आपको यही मान के चलना है कि आप 5-7 साल से पहले म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये दो कैटेगरी हैं जिनमें से एक कैटेगरी आप इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो
तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप फंड है तो ईएलएसएस फंड रखने की जरूरत नहीं है। ये सेम म्यूचुअल फंड कैटेगरी आप मान सकते हैं, बस थोड़ी सी कंप्लायंसेस के एंगल से फर्क है। ईएलएसएस फंड में आपको टैक्स सेवर मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के एंगल से आपको ये चीज सिमिलर समझ के चलनी है। तो फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस दोनों फंड्स आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखने हैं, किसी एक फंड में इन्वेस्ट करिए। अब इसमें कौन सी म्यूचुअल फंड मुझे अच्छे लगते हैं, तो देखिए मुझे इसमें पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसके म्यूचुअल फंड्स अच्छे लगते हैं। पहला है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, ईएलएसएस फंड है ये भी। तो ये बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है। अगर हम बात करें, एक साल में अगर आप देखेंगे लगभग 14% की रिटर्न है, 2 साल में 12% की है और 3 साल में लगभग 25% के रिटर्न्स यहां पर दिए है। अब आपको एक चीज और समझनी है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो कहने को तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप इन तीनों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेजरली यही देखा जाता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो 50-60% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो ये फ्लेक्सी कैप या ईएलएसएस फंड है, यहां पर आप 15 से 18% तक की रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चलिएगा। इससे ज्यादा मिलती है तो एक बोनस आप यहां पर मान सकते हैं। अब दूसरा फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात करते हैं तो फ्लेक्सी कैप में भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जो एक अच्छा म्यूचुअल फंड मुझे यहां पर लगता है। कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है, फंड हाउस बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन करता है, बहुत ज्यादा अच्छे उनकी ट्रांसपेरेंसी रहती है, किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक फंड हाउस है जिसका कोई एटलीस्ट एक फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपको चीज हमेशा समझनी है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, आप देखेंगे कंसिस्टेंट रिटर्न यहां पर 2017 से आपको देखने को मिलेगी। 2017 में आप देखेंगे 30%, देन 2018 का जो पीरियड था वो काफी खराब था, यहाँ पर थोड़ी रिटर्न्स इसकी गिरी थी। 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 यहाँ पर आप लगभग देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी अच्छी है। 2 साल छोड़ दें, 2022 में थोड़ा सा नेगेटिव चला गया था, 2018 में थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहा था। ये 2 सालों के अलावा कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको पराग पारिक में दिखेगी। एक ऐसी फंड है जो वैल्यू ओरिएंटेड अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करती है, अच्छी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें टैक्स सेवर भी अच्छा है, सिमिलर म्यूचुअल फंड्स में दोनों ही म्यूचुअल फंड सिमिलर कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। तो पहली कैटेगरी हो गई जिसमें हमने बात की लार्ज कैप में इंडेक्स फंड हो गया। दूसरी कैटेगरी ईएलएसएस या फिर फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी। आखिरी जो कैटेगरी है जो मस्ट है आपके पोर्टफोलियो में होनी जरूरी है अगले 10 साल 20 साल के लिए, वो है स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी। काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि रिस्की होते हैं और वैसी चीजें होती है। मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको समझाया है कि पिछले 15 साल 20 साल में जितने भी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में चल रहे हैं सबने एक शानदार रिटर्न यहाँ पर जनरेट की है। और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज ही ये होता है कि हम अपना रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। हम एक फंड मैनेजर जो कि एक अच्छा नॉलेज रखता है स्टॉक मार्केट की, उसके हाथों में अपना पैसा दे रहे हैं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। तो ये भी एक ऐसा पोर्टफोलियो है, एक ऐसा कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जिसमें आप जरूर इन्वेस्ट करें। अब इसमें मैं खुद किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड देखिए, अगर हम 10-15 सालों के लिए कोई स्मॉल कैप फंड चूज कर रहे हैं तो हमारे को एक चीज समझनी है कि स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी रिस्क ज्यादा रहता है। अब उसके साथ साथ आपको ये चीज भी समझनी है कि आप स्मॉल कैप फंड में ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने की कोशिश करता है। अब इसमें मुझे स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ में लगती है अगर हम कम रिस्क की स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। अब यहां पर अगर हम रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी पे बात करें तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये भी कंपैरेटिवली एक अच्छा कंसिस्टेंट फंड यहां पर साबित हुआ है। यहां पर हम देखते हैं 2016 से अगर देख रहे हैं, 2016 में 5% की रिटर्न्स थी इसकी। निफ्टी 50 ने 2% के आसपास की रिटर्न दी थी। 2017 में 40% के आसपास की रिटर्न थी। 2018 जैसे हमने बात की वो पीरियड ही खराब रहा था हर फंड के लिए, तो यहां पर खराब रिटर्न्स हुई। लेकिन उसके बाद 2019, 20, 21, 22, 23 सब में आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 से काफी अच्छे रिटर्न्स कंसिस्टेंटली ये म्यूचुअल फंड जनरेट कर रहा है। कंपनीज अच्छी हुए, म्यूचुअल फंड का जो ओवरऑल साइज है वो 14-15 हजार करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, तो वो भी चीज यहाँ पर आपको समझनी है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये फंड
काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर नज़र आती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 10-12 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट करके चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स पे मैंने बात की है वो आपकी अलग चॉइस भी हो सकती है। हो सकता है आपको एक्सिस स्मॉल कैप ना पसंद हो, आपको कोई और स्मॉल कैप फंड पसंद हो सकता है आपको पारंपरिक म्यूचुअल फंड ना पसंद आए, आप किसी और में इन्वेस्ट करना चाहें। लेकिन ये 3 कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज, कितना प्रोपोर्शन रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं 50% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में फंड में इन्वेस्ट करके चलता हूं, आपका रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकता है। आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अगर आप 10 सालों के लिए बना रहे हैं तो इन तीनों कैटेगरीज को अपने पोर्टफोलियो में रखना आप जरूर सोचें। लेकिन साथ में याद रखिएगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ये राय नहीं देती है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए अपनी पर्सनल राय में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।